आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। सर्दियों के मौसम में फ्लू, कोल्ड और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में अस्थमा के मरीजों की समस्याएं सबसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अस्थमा के मरीजों के ब्रोंकाइल ट्यूब में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इस मौसम में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ती है, जिसकी वजह से अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि ठंड के मौसम में अस्थमा की दिक्कत क्यों बढ़ जाती है और इसे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे आज मीडिया ग्रुप के विशेष प्रतिनिधि परवेज हाशमी द्वारा मुरादाबाद के वरिष्ठ सांस एवं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशिफ रजा से हुई एक वार्ता को आपके साथ साझा कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर काशिफ रजा, पल्मोनरी मेडिसिन यहाँ मुरादाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं क्रेस्ट हॉस्पिटल में भी कंसल्टेंट हूँ एज ए चीफ रेस्पिरेट्रोलॉजिस्ट एंड पल्मोनरी मेडिसिन। जैसे आजकल का मौसम बदल रहा है, इस सीज़न में हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जो अचानक में ये बता रहे हैं कि हमारे जो है सांस पर दबाव है और उसके साथ हमें खांसी आ रही है और हमारी जो है सीटी की आवाज़ आ रही है सांस लेने में। तो ये जितने भी लक्षण आजकल पेशेंट बता रहे हैं वो लक्षण होते हैं डायरेक्ट तौर पर ब्रोंकियल एस्थमा के, जो इंडियन सिनेरियो में अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत ही अंडर डायग्नोज्ड होता है और ख़ास तौर से लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप पॉपुलेशन में, क्योंकि इंसान बेचारे गरीब तबके के होते हैं। वो सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें थकान है, जिसकी वजह से हमारी सांस फूल रही है, मगर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर मुरादाबाद का जो काम है वो लो स्केल इंडस्ट्री का काम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, जहाँ पर धूल मिट्टी से उनका रोज़ सामना होता है और उसके अलावा उन्हें जो है कई तरीके के केमिकल्स से के पास से भी होकर गुजरना पड़ता है। जैसे मुरादाबाद में काम होता है पाउडर कोटिंग का, जिंक प्लेटिंग का, सिल्वर प्लेटिंग का, उसके अलावा पॉलिश का काम होता है। उसके अलावा यहाँ पे मुरादाबाद में बहुत बड़ा कबाड़ का काम है। तो लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो कितने एलर्जेंस के कांटेक्ट में आ रहे हैं और किस एलर्जेन से उन्हें एलर्जी है। अब एस्थमा की शुरुआत उन्हें हो चुकी होती है, मगर जब तक वो रियलाइज़ करते हैं तब तक स्थिति थोड़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। वो हमेशा यही समझते हैं कि हमें कमज़ोरी हो रही है या फिर काम की वजह से, हमें थकान की वजह से हमारा सांस फूल रहा है। ख़ास तौर से जब जाड़ों का मौसम आता है, जिस टाइम पर पार्टिकल्स ज़्यादा सस्पेंडेड रहते हैं एयर में और वो कोहरे के साथ मिल जाते हैं, प्लस ठंडी हवा चल रही होती है, प्लस लोगों के पास, बहुत से गरीब लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते सही से, पैरों में मोजे नहीं होते, डायरेक्ट ठंड के एक्सपोजर में वो रहते हैं, तो उस समय पर वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। वैसे एस्थमा जो है ये ज़रूरी नहीं है कि लो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप में ही हो। एस्थमा किसी भी एज ग्रुप में और किसी भी सोशल इकोनॉमिक ग्रुप में हो सकता है, मगर ख़ास तौर से जाड़ों में वो बढ़ जाता है। और ख़ास तौर से जिस टाइम पे पीरियड होता है गर्मियों से जाड़ों में तब्दील होने का, उस टाइम पर उसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है, गर्मी से हम सर्दी की तरफ आ रहे होते हैं, या बाद में मार्च के टाइम पर सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं। तो बीच में एक ऐसे टेम्परेचर से, एक ऐसे एनवायरनमेंट से, एक ऐसी कंडीशन से हम होकर गुजरते हैं जिसे हम ऑप्टिमम सिचुएशंस कहते हैं, कि जिस टाइम पर बहुत सारे माइक्रोब्स एक्टिव होते हैं, उनके पनपने का बहुत अच्छा मौसम होता है। प्लस एस्थमा डिपेंड करता है पॉलन सीजन पर भी, क्योंकि कुछ पेड़ होते हैं, कुछ पौधे होते हैं कि जो गर्मियों में होते हैं, कुछ होते हैं कि जो ठंड में होते हैं। तो जिस टाइम पर ठंड में एक तो ठंड बढ़ती है और उन पौधों के पनपने का सीज़न आता है, उनका पराग हवा में फैलता है हवा के साथ, तो एस्थमा की टेंडेंसी बढ़ जाती है उसके एक्सेजर्बेशन की। जिस टाइम पे ये होता है तो उस टाइम पे सबसे पहली चीज़ तो अगर सांस की परेशानी आ रही है तो सबसे पहले एक रेस्पिरेटरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट या पल्मोनरी मेडिसिन से मिलें। जो एडवाइस दी जाती है उसको फॉलो करें, अपना चेकअप कराएं।
सबसे पहले तो एक एक्सरे होना बहुत ज़रूरी है सांस के पेशेंट का जब भी वो आता है, देखने के लिए कि हम कितनी भीषण या कितनी सीवियर डिजीज़ से सामना कर रहे हैं। प्लस हमें ये भी देखना होता है कि कहीं उसे एस्थमा के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कोई धब्बा उब्बा है, अपने रोज़ के काम काज की वजह से, अंडर न्यूट्रिशन की वजह से उसके कोई टीबी का धब्बा आ गया है। टीबी को रूल आउट करना है, फिर सांस की बीमारी की तरफ चलना है। सांस की बीमारी की तरफ चलेंगे तो हमें ये भी सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हमें उसकी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पूछना होगा कि घर में इस तरह की परेशानी उसको और किसी मेंबर को तो नहीं है। अगर और किसी मेंबर को ये परेशानी नहीं है तो वो सिगरेट पीता है या नहीं पीता है, या ऐसा तो नहीं है कि वो उसके साथ में कोई ऐसा शख्स है या बहुत सारे शख्स हैं जो उसकी क्लोज कांटेक्ट में सिगरेट पीते रहते हैं। प्लस उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कि उसका काम ऐसा तो नहीं है कि उसे धूल मिट्टी के गर्दे के कांटेक्ट में रहना पड़ता है या उसे गंदी चीज़ें उठानी पड़ती हैं। ये सब करने के बाद फिर जो प्रॉपर हिस्ट्री आती है उसमें एक तो ज़्यादातर शाम के और सुबह के टाइम पर सांस पर ज़्यादा दबाव होना, खांसी होना, पतला झागदार बलगम आना, और उसके अलावा सांस से सीटी की आवाज़ आना। ये क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं एस्थमा के। प्लस ये भी कई बार हमें हेल्प करता है कि साहब कि मुझे सांस फूलने लगती है रात में और मैं आधी रात में उठकर बैठ जाता हूँ, ये भी एस्थमा की तरफ ही इशारा करता है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करें डॉक्टर की एडवाइस पर। प्लस हमें स्मोकिंग अगर करते हैं तो तुरंत बंद कर देनी चाहिए। तीसरी चीज़ कि जो भी कॉमन नॉन एलर्जेंस हैं जिससे हमें मालूम है कि इस चीज़ के कांटेक्ट में जाने से हमारे जो लक्षण हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे हो सकता है किसी को धूल मिट्टी से हो सकता है किसी तरीके की खुशबू से हो सकता है किसी केमिकल की खुशबू से हो, या हो सकता है कि उससे कि कोई सामान जैसे पुरानी जगहों पर फाइलें वगैरह उठाते हों जिसका गर्दा उड़ता हो, तो उसके कांटेक्ट से बचें और प्रॉपर मास्क लगा के वहाँ पर जाएं कि जिससे कि कम से कम एलर्जन से उनका एक्सपोजर हो। प्लस कुछ चीज़ें ये भी देखना पड़ेगा कि उन्हें गौर करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें खाने से कहीं ये उनके लक्षण बढ़ते तो नहीं हैं। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि जिन्हें दही या नींबू या मूली या इनमें से किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन खाने से ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सी खाने की चीज़ों से भी एलर्जी होती है। अगर वो एलर्जी होती है तो वो सांस के मरीजों को अफेक्ट करती है। प्लस उसके अलावा कुछ कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो घर में होते हैं और वो बहुत ही कॉमन एलर्जीज़ हैं उसकी जब हम लिटरेचर में जाते हैं तो, जैसे कि हुआ कॉकरोच। अगर कॉकरोच घर में है तो कॉकरोच से एलर्जी इंडिया में बहुत कॉमन है। तो अपने घर से अगर पॉसिबल हो सके तो कॉकरोचों का सफाया किया जाए। उसके अलावा घर को साफ़ सुथरा रखा जाए। मक्खियों से काफ़ी एलर्जी होती है क्योंकि मक्खियों का कुछ पता नहीं कहाँ पर बैठ कर आ रही हैं और कहाँ आगे जाकर बैठेंगी, उनसे बहुत ज़्यादा एलर्जी फैलती हैं। मगर एस्थमा कंट्रोल किया जा सकता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और हो सकता है कि एस्थमा अगर एक बार आपको लक्षण आ गए हैं तो वो थोड़े दिनों के लिए दब जाएं मगर बाद में दोबारा से वो उभर के आ जाएं। तो प्रॉपर एक पल्मोनोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें। प्लस जो थेरेपी बताई जाती है उस थेरेपी को ध्यान से लें, और प्लस कि ये सुनिश्चित करें कि एस्थमा अंडर कंट्रोल रहे, क्योंकि हो सकता है कि एस्थमा पूरी तरीके से कभी ना जाए, क्योंकि आप ना धूल को ख़त्म कर सकते हैं हिंदुस्तान से, ना मिट्टी को ख़त्म कर सकते हैं, ना सिगरेट पीने वालों को रोक सकते हैं, ना हिंदुस्तान से अभी अगले काफ़ी समय तक गंदगी जा रही है, और ना ही सरकार की तरफ से प्रॉपर गाइडलाइन से धूल मिट्टी का काम करने के लिए क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, और उसके लिए जागरूकता बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको अपना बचाव करना है, प्रॉपर थेरेपी लेनी है, और जो आपको एडवाइस दी गई है उस एडवाइस को आपको फॉलो करना है। बेसिकली हो सकता है कि आपको एस्थमा को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा लंबे समय तक दवाई लेनी पड़े। अच्छी बात है, कम से कम आपके लंग्स बच जाएंगे और आपके लंग्स में जो बीमारी से होने वाली क्षति है वो बची रहेगी। और एस्थमा के लिए जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो है इनहेल्ड मेडिकेशन। सब लोग इनहेल्ड मेडिकेशन से बहुत डरते हैं, और ख़ास तौर से मोहल्लों में, गाँवों में
एक भ्रांति फैली हुई है कि अगर आपने इन्हेलर लिया तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। इन्हेल्ड मेडिकेशन ओरल मेडिकेशन से 1000 गुना कम पावर की होती हैं और वो सीधा फेफड़े के अंदर जाकर काम करती हैं। अगर किसी की सांस फूलती है वो जाएगा मेडिकल से एक गोली लेकर खा लेगा। उससे अच्छा ये है कि प्रॉपर वो इन्हेल्ड मेडिकेशन ले, जिससे गोलियों से के जो लंबे समय तक देने से होने वाले प्रभाव हैं उससे बचाया जा सके। और सबसे पहली चीज़ है कि जिस चीज़ से नुकसान आपको होता है, जिस चीज़ से सांस फूलती है, उससे अपना बचाव करें। और अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग तुरंत छोड़ दें। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।